हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन है, जैसे पहले इंपॉर्टेंट सेशंस थे तो आज का भी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, 110% +2 मार्क्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, तो सेक्शन 4(1) ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 defines the term as a contract of sale of a good is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। सिंपल सी भाषा में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो सेल्स ऑफ गुड्स का एक मतलब यहाँ पर ये है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर जो सेलर होता है वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, बायर को इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं गई किसी शॉप पे, मैंने कोई चीज खरीदी तो उसने वो प्रॉपर्टी मुझे दे दी, बदले में मैंने उसको प्राइस यानी पैसा दिया। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मेन स्लाइड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खाली, जो सिर्फ आपको पढ़ना है। अब आपको इसमें याद रखना है कि ये कब आया था। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर आया था, और आप इसका वो भी याद रखिएगा, जुलाई मंथ भी याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होने लगा है, फैक्चुअल क्वेश्चंस आने लग गए, सीधे डेट पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन द 1 जुलाई, पहली जुलाई जो थी वहां पर 1 जुलाई जो थी उनको 1930 में ये एक्ट आया था। और ये जो एक्ट है ये पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्लाई नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसमें ये मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आई स्लाइड कि आप लोगों को याद रहे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है आपके एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बोलता है यहाँ पर कि यहाँ पे दो पार्टीज होनी चाहिए, सेलर एंड बायर। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टीज आपकी होनी चाहिए, यानी सेलर और बायर, जब भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेल्स का, सेलर एंड बायर का। दूसरा है गुड्स होना चाहिए, यानी अभी गुड्स किस तरीके के गुड्स होने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि गुड्स किस तरीके के गुड्स इंक्लूड होते हैं। अभी आपका रीनेट का जो एग्जाम हुआ था अगस्त या सितंबर में, जो हमारा पेपर हुआ था कॉमर्स का, उसमें गुड्स की डेफिनेशन आई थी, एंड दैट वाज अ टफेस्ट क्वेश्चन। वो टफ इसलिए था क्योंकि मैंने खुद अपेयर किया था वो एग्जाम। उसमें इसलिए था कि उसमें ऐसी सारी चीजें दे दी थी जो शायद आपको कहीं पढ़ने को मिलेंगी नहीं, कि गुड्स के अंदर ये चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। फिर है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर यहाँ पर होने ही वाली है, क्योंकि जब मैं कोई चीज सेलर से खरीदूंगी तो वो ट्रांसफर ही करेगा प्रॉपर्टी। प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बदले में बायर जो है वो क्या देगा, पैसे देगा, प्राइस चुकाना पड़ेगा उसको उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स थे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का क्वेश्चन जो है वो हर बार कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सेलर जो है वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी गुड्स को, बायर को देता है बदले में प्राइस के। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल जब होता है जब आप क्या करते हो, आपका फ्यूचर टाइम, यहाँ पर जो मैं आपको कीवर्ड दे रही हूँ, ये जब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ना, लेकिन ये फ्यूचर में होगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, मैंने सामान लिया, मैंने पैसा दिया, वही की वही काम खत्म। बट एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम पे। ठीक है, ये आपका जो होगा फ्यूचर में, आगे चल के आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, इसीलिए उसको बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, और ये मैं आप लोगों के लिए चार्ट लेकर आई हूँ। क्लियर नहीं होगा थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोगों को ना ओरली बता दूंगी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगी कि ये क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए सेल जो होती है, सेल में हम लोग तभी की तभी ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट में हम लोग फ्यूचर में ट्रांसफर करते हैं, ये मैंने अभी बताया वही चीज है। अब सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और जो एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी का मतलब आगे फ्यूचर में होगा। रिस्क ऑफ लॉस क्या बोलता है यहाँ पर, जितना भी कोई भी अगर नुकसान होता है ना यहाँ पर, देखिए अगर प्रोडक्ट का, देखिए सेलर ने सेल कर दिया मुझे, कोई भी प्रोडक्ट मुझे दे दिया, अब अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसका रिस्क जो है वो मैं ही पे करूंगी, यानी बायर जो है, ठीक है, वही रिस्क जो है वो ही बॉर्न करेगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है बायर के पास, तो जब तक प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुई है
तब तक जो रिस्क होगा वो सेलर ही को भुगतना पड़ेगा लॉस का, ठीक है। तो इन द एग्रीमेंट टू सेल द रिस्क ऑफ अ लॉस इज बोर्न बाय द सेलर। अब क्या होता है, रेमेडी की अगर बात करें तो सेल में क्या होता है, जो सेलर होता है वो क्या प्राइस के लिए क्लेम करेगा, क्योंकि देखो अगर उसने कोई सामान बेचा है मुझे तो ऑब्वियसली वो प्राइस के लिए क्लेम करेगा, मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ना वो सिर्फ डैमेजेस के लिए करता है, क्योंकि उसी टाइम पे हमने उसको पे नहीं करा हुआ है, तो इसलिए एग्रीमेंट टू सेल में क्या करता है, सेलर जो है वो सिर्फ डैमेज के लिए ही क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं रीसेल का। तो सेल में क्या होता है, जो सेलर होता है वो सेकंड सेल कर सकता है, लेकिन अगर बायर के पास टाइटल नहीं है गुड्स का तब तो वो सेल कर लेगा, ठीक है। लेकिन नहीं, वैसे वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता रीसेल, क्योंकि अगर उसने मुझे बेच ही दिया तो वो किस तरीके से रीसेल करेगा। लेकिन अगर मैंने लिया ही नहीं है तो क्या हो सकता है, वो रीसेल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, सेकंड सेल इज मेड बाय द सेलर, वहां पे वो कर सकता है, क्योंकि जो सेकंड बायर होगा वो मतलब जो सेकंड बायर होगा विल एक्वायर द गुड टाइटल। इसी वजह से इफेक्ट ऑफ रीसेल का यहाँ पे ये मतलब है कि जब सेलर सेल करता है, आपका सेलर जब सेल करता है तो वो सेकंड सेल कर सकता है, कब करेगा, जब बायर के पास उसका टाइटल नहीं होगा सामान का, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या करता है, सेलर जब सेकंड सेल करता है जब बायर के पास टाइटल होता है, ये डिफरेंस समझिए इनका, ठीक है। फिर है इसका इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। सेल में क्या होता है, अगर बायर जो है, जैसे मैं बायर हूं, अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गई तो सेलर के पास ये राइट नहीं होता कि वो मना कर दे डिलीवर करने के लिए गुड्स, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप पास हो चुकी है। गुड्स की जो प्रॉपर्टी थी, ट्रांसफर, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, जो ओनरशिप का ट्रांसफर किया, वो हो चुका है। इसीलिए अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंट का मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, दिवालिया हो गया मेरा, तो क्या होगा, सेल के टाइम पे जो सेलर होगा, ठीक है, वो मना नहीं कर सकता डिलीवर करने के लिए गुड्स को बायर को, क्योंकि ओनरशिप जो है वो बायर के पास पास हो चुकी है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर जो है वो मना कर देगा डिलीवरी को। क्यों मना कर देगा डिलीवरी को, रिफ्यूज कर सकता है, देखिए उसने अभी ट्रांसफर नहीं करा, वो फ्यूचर में करेगा। अब उसे पता चल गया आप दिवालिया हो गए हो, अभी ट्रांसफर करा नहीं है उसने प्रॉपर्टी, तो वो अपने सामान रोक लेगा, आपको नहीं डिलीवर करेगा। अगर अब बात करते हैं सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर जो बेचने वाला है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, इन अ सेल इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, हिज ऑफिशियल जो रिसीवर होते हैं, जो असाइनी होते हैं, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। तो वो रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। अगर सेलर भी हो जाता है तो भी जो उसके ऑफिशियल रिसीवर्स जो होंगे वो मना नहीं करेंगे, डिलीवर गुड्स तो डिलीवर होंगे ही होंगे। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, अगर सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, मना कर सकते हैं। तो वही वाली चीज है कि देखिए, चाहे बायर इंसॉल्वेंट हो जाए चाहे सेलर हो जाए, सेल में तो डिलीवरी होगी ही होगी, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होगा, चाहे बायर इंसॉल्वेंट हो जाए चाहे सेलर हो जाए, इसमें सिर्फ यही बोला गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत याद रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो फ्यूचर के लिए है, और जो सेल होता है वो आपका अभी इसी टाइम पे किया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टीजेंट गुड्स। तीन तरीके के गुड्स होते हैं आपके, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग के अंदर स्पेसिफिक आता है, एसर्टेन आता है और अनएसर्टेन आता है। इस चार्ट का आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुड्स के टाइप कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे तो आप मैथ का कॉलम में लगा सकते हो और चाहे आप सॉरी, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। ये जो है ना फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टिंग, अभी अभी पीवाईक्यू चेक करिएगा, मैथ्स का कॉलम में ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखते हैं गुड्स। चलिए पहले गुड्स समझ लेते हैं, फिर सारे गुड्स के टाइप समझते हैं। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर बनता है गुड्स का डेफिनेशन के अंदर। गुड्स का मतलब होता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी,
ऐसी प्रॉपर्टी जो इजिली मूव हो सकती है। बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, तो आपको बस पता क्या याद रखना है कि ना ही तो एक्शनेबल क्लेम आता है गुड्स के अंदर, और ना ही मनी आता है। और एक चीज और यहाँ पे ऐड करिए, मैंने आपको पहले भी कहा है पीडीएफ में कई चीजें मिस हो जाती हैं, जो कि आप अगर क्लासेस लेते हो तो कुछ चीजें ओरली जो है वो मैं बता देती हूँ जो कि स्लाइड्स में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम नहीं आता गुड्स के अंदर, मनी नहीं आता। एक्शनेबल क्लेम को डेट भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा, DEBT, डेट। ओके। ना ही इसके अंदर परचेज ऑफ लॉटरी आती है। ये क्वेश्चन में आया हुआ था पीवाईक्यू में, जब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं था कि गुड्स के अंदर, तो हमने सिर्फ दो चीज पढ़ी थी कि एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आता, वहां पे परचेज ऑफ लॉटरी भी दे दिया था। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग था, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि परचेज ऑफ लॉटरी भी यहाँ पर नहीं आती है। तो इसके अंदर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, स्टॉक एंड शेयर्स आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, ग्रास आते हैं, थिंग्स अटैच टू द पार्ट ऑफ लैंड, सिर्फ इतना ही आता है। तो अगर आपको ये ना याद हो ना कि कितनी चीजें आती, तो आप ये याद कर लीजिए क्या नहीं आता। एक्शनेबल क्लेम, मनी एंड आपकी परचेज ऑफ लॉटरी। एक्शनेबल क्लेम एक तरीका डेट होता है, ठीक है, एक तरीके का लीगल राइट होता है टू डिमांड समथिंग। जैसे कि अगर हम कोई चीज गिरवी रख देते हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम हो जाता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा अगर आपने इस टाइम पे पेमेंट नहीं की तो। दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, यानी आपकी एक तरीके का डेट होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हूँ। अब आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? देखिए, एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट होते हैं, ओन्ड होते हैं एंड पजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग कोई चीज खरीद रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनके सेलर के पास गुड्स होते हैं, पोजेशन होता है, एक फिजिकली एग्जिस्ट होता है, वो सामान उसके पास होगा, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ एग्जाम्पल। अब मैं गई किसी भी शॉप पे गई, बहुत तरीके के साबुन रखे हुए थे, बहुत वैरायटी के साबुन थे। तो आप इससे तीनों चीज समझिएगा, ठीक है। इतने सारे साबुन रखे हुए थे वहां पे, सारी वैरायटी के साबुन रखे थे, तो वो होता है आपका अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है। अनएसर्टेन गुड्स होते हैं वो जो, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई और एग्री मतलब हम पहचान नहीं पाते थे। कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से तीनों गुड्स यहाँ पे समझाने वाली हूँ। मेरे पास मैं गई मॉल में, बहुत सारे के साबुन रखे थे, डव, लाइफ बॉय, डिटॉल, कौन कौन से होते हैं सोप, और भी बहुत सारे सोप रखे हुए थे, तो वो थे अनएसर्टेन गुड्स, उन्हें बोलते हैं अनएसर्टेन, जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि कौन से हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, अब मैंने बोला कि अब मैं क्या करती हूँ, उन साबुन में से मैं अलग कर लेती हूँ स्किन वाले साबुन या फेस वाले। तो मैंने कहा कि अब जो मैं फेस वाले साबुन होते हैं ना, उनको मैं अलग कर लेती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, एसर्टेन कर लिया। यानी मैंने इतने सारे साबुनों में से मैंने फेस वाला देखा कि भाई फेस वाले, जैसे कि आप पे डव हो गया है ना, आपके फेस पे लक्स हो गया, तो मैं वो वाला अब मैंने अलग कर दिए प्रोडक्ट जो कि फेस के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब क्या किया मैंने, वो अलग कर दिया, उनको बोलते हैं एसर्टेन गुड्स, जो मैंने पहचाने हैं। कई सारे गुड्स में से मैंने उसको पहचान लिया। अब मैंने क्या किया, अब लक्स है, डव है, ठीक है, फेस के लिए और कौन कौन से होते हैं, क्लीन एंड क्लियर है, सोप है, मतलब ये मैंने अलग कर लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि अब इनमें से मैं कौन सा स्पेसिफिक चूज करूंगी, मैंने कहा मैं डव चूज करूंगी। तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, तो मैंने एक ही साबुन से आप लोगों को ये चीजें बता दी हैं, ठीक है। अगर बहुत सारी आपकी वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है, तो ये अनएसर्टेन गुड्स है साबुन, इसमें लाइफ बॉय भी है, डिटॉल भी है। अब डिटॉल आप फेस पे यूज नहीं कर सकते, लाइफ बॉय आप फेस पे यूज नहीं कर सकते, वो फेस वाले सोप नहीं होते, ठीक है। अब वो अनसर्टेन गुड्स, अब उनमें से मैंने फेस वाले अलग निकाल लिए, जैसे डव हो गया, लक्स हो गया, और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है सोप की, ठीक है, मतलब मैंने फेस वाले अलग से निकाल लिए। अब उसमें से भी मुझे एक सेलेक्ट करना है, सिर्फ डव सेलेक्ट किया मैंने, तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स। तो इसी तरीके से ये स्पेसिफिक गुड्स है, एसर्टेन गुड्स है, और अनएसर्टेन गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स में आते हैं। इनकी डेफिनेशन किस तरीके से याद करनी है, स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका कीवर्ड है, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। असर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपके आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये ऑन द टाइम होता है, स्पेसिफिक कौन सा होता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असर्टेन होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और एट सर्टेन गुड्स कौन से होते हैं, जो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, ठीक है। फ्यूचर गुड्स देखिए वो वाले गुड्स होते हैं जो आपको आगे बेचे जाते हैं,
जो आपको ये बोला जाता है कि फ्यूचर में होगा, जिसे हम लोग एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। एग्रीमेंट टू सेल को ही फ्यूचर गुड्स बोला जाता है। जैसे कैसे, मैंने बोला कि अगले साल मेरे गार्डन में ना एप्पल्स होंगे तब मैं आपको बेचूंगी। अगले साल मेरे गार्डन में एप्पल होंगे तब मैं आपको बेचूंगी, तो मैंने फ्यूचर का बोला यहाँ पर, उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। फिर आते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। देखिए कॉन्टीजेंट का नाम ही यही होता है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं रहता। अब मैंने बोला कि मैं आपको ना बारिश होगी जब मैं आपको मैंगोज जो है सीजन, जब देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रेन ड्यूरिंग सीजन, तब मैं आपको मैंगो सेल करूंगा। बारिश होगी या नहीं होगी किसको पता है, कॉन्टीजेंट है तो भाई। जैसे मैंने आपको कल बोला कि शिप में से आ रहा है, पता नहीं शिप पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। अब बारिश होगी तब मैं आपको अच्छे मैंगो दूंगी, तो बारिश होगी या नहीं होगी कुछ नहीं पता। इट्स कॉल्ड अ कॉन्टीजेंट गुड्स, ठीक है। मे और मे नॉट हैपन। देखिए ये मैंने आपको आज सारी स्लाइड करा दी है, ये इंपॉर्टेंट थे टाइप्स ऑफ गुड्स। इनको प्लीज अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अब तो रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं। कई बार मैंने ये गुड्स पे से क्वेश्चन देखा है, गुड्स के डेफिनेशन में से आया है, फ्यूचर एग्जिस्टिंग गुड्स का मैच तक उसमें आया है कॉलम में। इस यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इसलिए मैं 5 स्टार टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप जो मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा है। जो सिर्फ पॉइंट है मैंने सिर्फ आपको वही बताया और आपको वही याद रखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में डिफरेंस क्या होता है, आपको वो याद रखना है, ठीक है। इनके एसेंशियल्स याद रखने हैं, एलिमेंट्स याद रखने हैं। एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर के लिए होता है, सेल उसी टाइम पे हो जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को डिफरेंस मैंने बता दिया है, लॉस कौन बियर करता है, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी तब क्या होगा, ठीक है। गुड्स के टाइप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स की डेफिनेशन याद रखिएगा और टाइप्स ऑफ गुड्स याद रखिएगा। ये मैंने आपको देखिए सर्टेन अनसर्टेन स्पेसिफिक गुड्स एकदम से बता दिए, लेकिन एक बार आपको बता देती हूँ, ये आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक गुड्स, यही यही इसका पॉइंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको टाइप्स ऑफ गुड्स दे दिए जाएंगे। डैश आर द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको याद रखना, अगर एट द टाइम बोला गया है तो स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा, अगर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला है तो अनसर्टेन गुड हो जाएगा, और नॉट आइडेंटिफाइड है तो अनसर्टेन गुड्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट कराऊं, फालतू का कुछ नहीं कराना मुझे, डेफिनेशन ये वो नहीं। अभी मैंने सिर्फ आपको स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स की डेफिनेशन इसलिए कराई है क्योंकि डायरेक्टली ये डेफिनेशन आती हैं, जैसे इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोग एग्जाम्पल से भी थ्रू समझा दिया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल आप लोगों के लिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन काफी टाइम तक बनते हैं। तो कल के सेशन में मिलते हैं आपसे, तब तक अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, टेक केयर।